जय हिंद। आज इस वीडियो में हम उत्तराखंड में चंदवंश के इतिहास की नेक्स्ट क्लास को पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हम चंदवंश के पतन की ओर शुरू हो गए थे और इसी परिप्रेक्ष्य में जो लास्ट राजा पढ़ा था वो पढ़ा था देवीचंद। क्या पढ़ा था बेटा? लास्ट राजा जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था देवीचंद। मुश्किल से एक क्लास और होगी चंदवंश पर और उसके बाद चंद शासन खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे चंद प्रशासन पर। किस पर बात करेंगे? चंद प्रशासन। मगर अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि बेल आइकन के द्वारा ही हमारे द्वारा डाले गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता है। आप जानते हैं हमने अपने चैनल पर उत्तराखंड में चंदवंश की क्रमबद्ध कक्षाओं को प्रारंभ किया है और क्रमबद्ध कक्षाएं केवल चंदवंश की ही नहीं, उससे पहले हम जो है परमारों, गोरखाओं, अंग्रेजों पर भी क्रमबद्ध कक्षाओं को विस्तृत तरीके से सटीक जानकारी के साथ शुरू कर चुके हैं। और अब हम लगभग अंत की ओर है उत्तराखंड में चंदवंश के इतिहास की ओर। देवीचंद जो कि कमजोर शासक था उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं और इसके बाद के 2-3 राजाओं के बारे में हमें और जानकारी होनी चाहिए और उसके बाद हमारा जो है वो चंदवंश जो है क्या हो जाएगा बेटा? समाप्त हो जाएगा। तो हमने चंदवंश में देवीचंद को पढ़ा और हमने लास्ट में, ध्यान आपकी जो है बोर्ड की तरफ होना चाहिए, एक एक बात को आपको सही तरीके से समझना है। जो देवीचंद था बेटा, इसकी हत्या कर दी थी गैड़ा बिष्ट ने। याद आ रहा कुछ? बोलो। गैड़ा बिष्ट ने इसकी हत्या कर दी। गैड़ा बिष्ट के बाद एक कमजोर शासक गद्दी पर बैठा और उसका नाम क्या था? उसका नाम था अजीत चंद। समय पीरियड बताओ उसका जरा। बिल्कुल 1726 से और 1729 इसका समय पीरियड है। किसका? अजीत चंद का। बेचारा 2-2.5 साल करीब गद्दी पर रहा। एक व्यक्ति जो गैड़ा बिष्ट का ही सहायक था उसका नाम था पूरनमल। क्या नाम था बेटा? पूरनमल। इस पूरनमल ने जो है अजीत चंद की भी हत्या कर दी। समझ रहे नहीं? अजीत चंद की भी हत्या करने में गैड़ा बिष्ट के साथ साथ पूरनमल का भी बड़ा योगदान था और अजीत चंद की हत्या हो गई 1729 में। अजीत चंद की हत्या के साथ एक काम क्या हुआ, जरा इस तरफ ध्यान दो। ये हुआ कि जितने भी चंदवंशी, जितने भी राजा और राजशाही घराने के लोग थे, उनकी सबकी बहुत बेड़ा गर्क हो गया। सबको पकड़ पकड़ के चुन चुन के मारा गया। इन्हीं में से एक व्यक्ति था जिसका नाम था कल्याण चंद। क्या नाम था बेटा? कल्याण चंद। ये कल्याण चंद जो था ये भाग करके नेपाल चले गया। कहाँ गया बेटा? नेपाल भाग गया। ठीक है, नेपाल जो है ये भाग गया। मगर एक समस्या हुई, जब अजीत चंद मारा गया तो उसके बाद भाई कुमाऊं की गद्दी पर कौन बैठेगा? तो क्या तो बैठेगा राजशाही खानदान का, है या नहीं? बाहर का व्यक्ति तो कोई गद्दी पर बैठ नहीं सकता। इधर ध्यान दो बोर्ड पे जरा सब तुम दोनों। तो क्या नहीं हो सकता है कि उन्होंने कहा भाई ऐसा करो कि कोई राजशाही खानदान का ही व्यक्ति हो। मगर राजशाही खानदान लाए कहां से? तुमने तो सबको चुन चुन के मार दिया। देवीचंद के समय से लगातार जो कर्मचारी, अधिकारी हैं, मंत्री संतरी हैं, वो राजशाही खानदान के लोगों को मार रहे। अजीत चंद को मार दिया, देवीचंद को मार दिया। बताओ आप बैठाओगे किसको गद्दी पर? मैंने कहा कल्याण चंद नेपाल भाग गया था। एक व्यक्ति था जिसका नाम था अनूप तड़ागी। क्या नाम था बेटा? अनूप तड़ागी। ये भी मंत्रियों में से था। अनूप तड़ागी जो नामक व्यक्ति था, इसने क्या करा, कुमाऊं से कल्याण चंद को पकड़ के लाया और उसे कुमाऊं ला करके, कहां से? कुमाऊं से नहीं, सॉरी क्या बोला मैंने, कुमाऊं से नहीं, नेपाल से कल्याण चंद व्यक्ति, चंद नहीं था तब, वो कल्याण चंद नॉर्मल था, लेकिन इसको पकड़ के लाया और उसके बाद कुमाऊं की गद्दी पर इसे बैठाया। यानी अब अजीत चंद के बाद जो गद्दी पर बैठा वो व्यक्ति है कल्याण चंद चतुर्थ। और किसके किसके प्रयासों से? अनूप तड़ागी जो मंत्री है उसके प्रयासों से बंदे के पर गद्दी पर बैठा। मगर प्रभावशाली शासक नहीं था, पावरफुल शासक रहा नहीं। समझ रहे हो ना? पावरफुल शासक नहीं था। अब क्या परिस्थितियां बनी? अब आप बात करते हैं कल्याण चंद चतुर्थ पर। आपकी नजर बोर्ड पर होनी चाहिए। आइए जरा कल्याण चंद चतुर्थ को समझते हैं। हेडिंग डाल दीजिएगा कल्याण चंद चतुर्थ। कौन है राजा? कल्याण चंद चतुर्थ। चतुर्थ सुनना जरा। अब जरा समझते हैं कि कल्याण चंद चतुर्थ का समय पीरियड क्या है। तो समय पीरियड क्या है? 1729 से लेकर के 1747, ये समय पीरियड है।
कल्याण चंद चतुर्थ, लंबा समय पीरियड रहा, समझना। अब इसके समय के थोड़ा सा राजनीतिक परिस्थितियों की बात करते हैं कि उस समय राजनीतिक की परिस्थितियां किस तरीके की थी, इस पर भी बात करते हैं, समझना जरा सा। ओके, अगर मैं कुमाऊं की बात करूं तो हम तो समझ रहे हैं कि भाई कल्याण चंद चतुर्थ है। कुमाऊं में चंद में कौन है? कल्याण चंद चतुर्थ है कुमाऊं में। और गढ़वाल में जो उस समय राजा है उसका नाम है बेटा प्रदीप सिंह। ठीक है, बोलो भाई। ओके, और ये इस नीचे यूपी वाले से यहाँ मुगल शासक बैठे, मुगलों के साथ इस संबंध में अभी ज्यादा कुछ जानने की जरूरत है नहीं, इसलिए जरूरत भी नहीं, समझना। एक्चुअली कल्याण चंद चतुर्थ के समय जो परमार वंशी राजा प्रदीप शाह, उसने कहा कि जो हमारी चंदों और पवारों की बहुत पुरानी कई सालों से दुश्मनी आ रही है, हमने कहा इसे खत्म करते हैं, समझ रहे हो कि नहीं। तो उन्होंने अपने 2 दूत जो है प्रदीप शाह ने कल्याण चंद के दरबार में भेजे, 2 दूत उन्होंने भेजे कल्याण चंद के दरबार में, और उन्होंने कहा कि देखो भाई अब हम दोस्ती यारी पर काम करते हैं, हम आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करते। किसने कहा? प्रदीप शाह ने। और कल्याण चंद ने भी कहा कि ठीक है यार, अगर आप नहीं चाहते हैं कि हम आपस में लड़ाई झगड़ा करें तो जो है आपस में दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। किसके कहने पे बढ़ाया गया दोस्ती का हाथ? प्रदीप शाह के कहने। लेकिन देखो दोस्ती बढ़ाई, कुछ समय बाद क्या हुआ सुनना जरा। एक वक्त आया कि यहाँ कल्याण चंद के दरबार में फरत्यालों ने, जो वहां मंत्री थे फरत्याल ग्रुप ने विद्रोह कर दिया। किसने? फरत्याल ग्रुप ने विद्रोह कर दिया। और फरत्याल ग्रुपों के साथ दे रहे थे रौतेला लोग भी, लेकिन ग्रुप का मुख्य रूप से फरत्याल ग्रुप, इन्होंने वहां पे विद्रोह कर दिया। और इन्हीं फरत्याल और रौतेला ग्रुप में एक बहुत भयंकर व्यक्ति था जिसका नाम था हिम्मत सिंह रौतेला। क्या नाम था बेटा? हिम्मत सिंह रौतेला। सुनना, समझना जरा क्या क्या परिस्थितियां हुई। ये हिम्मत सिंह रौतेला जब जो है इस पर कल्याण चंद का डंका चलने लगा, जब उसे मारने के लिए कल्याण चंद ने सेना भेजी, तो ये जो हिम्मत सिंह रौतेला था ये कुमाऊं से भागकर यहाँ रोहेलखंड आ गया। कहाँ आया? रोहेलखंड पहुंच गया। और रोहेलखंड में उस समय जो शासक था, रोहेलों का सरदार था, उसका नाम क्या था? बोलो। अली मोहम्मद खान। क्या नाम था? अली मोहम्मद खान। ये उस समय वहां शासक, रोहेलखंड यूपी में। और ये हिम्मत सिंह रौतेला जो व्यक्ति था वो भाग करके अली मोहम्मद खान के यहाँ चले गया और इसने वहां शरण ले ली रोहेलखंड में। अब ये बात पता चल गई कुमाऊं में बैठे हुए कल्याण चंद को। उसने कहा दुश्मन को हम जो है घर में घुस के मारेंगे। तो ये हिम्मत सिंह था, वो जो है वहां चले गया रोहेलखंड। कौन गया? हिम्मत सिंह। रोहेलखंड जब गया, समझना जरा, हिम्मत रौतेला जो था जब वो वहां गया तो कल्याण चंद ने यहां से गुप्तचर सैनिक भेजे, अपने गुप्त इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग भेजे, और अली मोहम्मद खान जिसने कि हिम्मत रौतेला को अपने दरबार में शरण दी थी, इसको मार दिया। अब अली मोहम्मद खान को ये बात बुरी लग गई। उसने कहा कि मैंने किसी व्यक्ति को अपने यहां शरण दी, दूसरा मैंने उसे कहा कि भाई हिम्मत सिंह, तू जब तक मेरे शासन में, मेरे दरबार में रहेगा तुझे कोई नहीं मारेगा, और जो तुझे मारेगा वो मेरा दुश्मन होगा। मगर कल्याण चंद चतुर्थ ने चुपके से हिम्मत सिंह रौतेला को मार दिया। जब ये बात अली मोहम्मद खान को पता चली तो वो क्या करेगा? काउंटर अटैक करेगा डायरेक्ट। उसने कहा अब मैं कल्याण चंद चतुर्थ को सबक सिखाऊंगा। समझ रहे नहीं? क्या बोला? मैं कल्याण चंद चतुर्थ को सबक सिखाऊंगा। और कल्याण चंद चतुर्थ को सबक सिखाने के लिए ही अली मोहम्मद खान ने कुमाऊं पर आक्रमण कर दिया। और जब कुमाऊं पर आक्रमण, रोहेलों का जब कुमाऊं पर आक्रमण हुआ तो वो जो समय था, समझना जरा, जो वो समय था 1743। काफी हिस्से पर जो है अली मोहम्मद खान ने कब्जा कर दिया और इवन वो जो है अल्मोड़ा की तरफ आने बढ़ने लगे। तब कल्याण चंद भाग करके प्रदीप शाह के दरबार में चले गए। समझना भाई जरा, कल्याण चंद भाग करके कहां चले गया? प्रदीप शाह के दरबार। प्रदीप शाह ने उसे अपने यहाँ शरण दी और उसके बाद बोला कि भाई एक काम करते हैं, दोनों सेना, कुमाऊं और गढ़वाल की संयुक्त सेना मिलकर के रोहेलों का क्या करते हैं? सामना करते हैं। हुआ भी यही। कुमाऊं और गढ़वाल की संयुक्त सेना ने 1743 में अली मोहम्मद खान जो रोहेला सरदार था उसके विरुद्ध युद्ध लड़ा और इस युद्ध को नाम दिया गया दूनागिरी का युद्ध। कौन सा?
दूनागिरी का युद्ध। समझ रहे हो नहीं? अब कब हुआ ये दूनागिरी का युद्ध? ये हुआ 1743 में दूनागिरी का। अब पूछा जाएगा दूनागिरी का युद्ध कब हुआ? तो 1743 में हुआ। और किस किस के बीच में हुआ? तो प्रदीप सार कल्याण चंद एक तरफ थे और दूसरी तरफ थे रोहेलों के बीच। ये इतिहास में पहला समय था जब गढ़वाल और कुमाऊं यानी गढ़ कुमाऊं की संयुक्त सेना एक साथ किसी शत्रु के विरुद्ध लड़ रही थी। ये इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा था। मगर ये युद्ध बहुत खतरनाक हुआ, लेकिन रोहेले भारी पड़ गए और इस दूनागिरी के युद्ध में जो गढ़ कुमाऊं की संयुक्त सेना थी ये हार गई। समझ लो, बोलो भाई, गढ़ कुमाऊं की सेना क्या हो गई? हार। जब गढ़ कुमाऊं की सेना हारी, एक एक बात को समझना, जब गढ़ कुमाऊं की सेना हारी तो रोहेलों ने कहा कि अब पूरे अल्मोड़ा पर वो कब्जा कर देंगे, वो पूरे कुमाऊं पर कब्जा कर देंगे। एक एक बात को समझना। फिर क्या हुआ कि रोहेलों के साथ जो है कल्याण चंद की संधि हुई। जब रोहेलों के साथ कल्याण चंद की संधि हुई तो संधि के तहत रोहेलों ने, एक एक बात को समझना, संधि के तहत रोहेलों ने कल्याण चंद चतुर्थ को कहा कि तुम्हें हमें 3 लाख रुपए देने पड़ेंगे, क्योंकि जितना हमारा खर्च आया युद्ध पर उसको आपको 3 लाख हमें देना पड़ेगा और हम तुम्हारे अल्मोड़ा को छोड़ देंगे, हम तुम्हारे कुमाऊं को छोड़ देंगे। समझ रहे नहीं? बोलो भाई, यही परिस्थितियां बनी। आगे समझना जरा। अब देखो क्या हुआ। जब रोहिलों ने दूनागिरी के युद्ध के बाद कितने रुपए मांगे? 3 लाख रुपए जब मांग करी तो भाई साहब कल्याण चंद चतुर के पास तो पैसा था ही नहीं। होता कहां से? देवी चंद से लेकर के आप आ जाओ तो कुमाऊं में बहुत बुरी स्थिति हो रही है। आपस में जितने भी राजशाही के लोग थे उन्हें मारा जा रहा था, कर्मचारी अधिकारी पावरफुल हो रहे थे, तो कुमाऊं में पैसा तो बचा ही नहीं था राजा के पास। यहाँ कल्याण चंद के पास बीड़ी पीने तक के पैसे नहीं थे। आप ये समझ लो, इतनी बुरी स्थिति थी। और इस परिस्थिति में एक एक बात को समझना, इस परिस्थिति में कल्याण चंद चतुर्थ इतना पैसा देता कहां से? ध्यान दो जरा बोर्ड की तरफ। बस फोन बंद कर लिया कर, पता नहीं क्या तू ही है प्रधानमंत्री, रुक ले जरा, इधर ध्यान दे। तभी तो ये स्थिति है इतने सालों से। 3 लाख रुपए क्या दिए? 3 लाख रुपए मांग के। अब ये बंदा 3 लाख देता कहां से? इसके पास तो पैसा ही नहीं था, बहुत बुरी स्थिति थी। यहाँ इसके समय तराई के हिस्से पूरे के पूरे जो है वो विदेशी और बाहर के आक्रमणकारियों के अधीन आ गया था, जहां से पैसा आता था। तराई बाबर की जागीर नहीं थी, बहुत बुरे हाल थे। 3 लाख रुपए देते कहां से? 3 लाख रुपए दे करके प्रदीप शाह ने कल्याण चंद चतुर्थ की मदद की। और जब कल्याण चंद चतुर्थ की मदद प्रदीप शाह ने थी, कल्याण चंद ने वो पैसा अली मोहम्मद शाह को सौंपा, खां को सौंपा, तो जो है अली मोहम्मद खां ने कुमाऊं को खाली कर दिया। और इस तरीके से प्रदीप शाह की सहायता से कल्याण चंद चतुर्थ जो है वो गद्दी पर बैठा। कहां की? कुमाऊं की गद्दी पर। यानी प्रश्न ये समझा जा सकता है कि प्रदीप शाह की सहायता से दोबारा जो है कल्याण चंद जो है कुमाऊं की गद्दी पर बैठा। क्या ये बात समझ लो? कितना रुपया लिया? 3 लाख रुपया लिया। ये परिस्थिति आ रही कल्याण चंद चतुर्थ। लेकिन कल्याण चंद चतुर्थ जो है, कहते हैं कि जैसे ही बुढ़ापा आता गया अब वैसे कमजोर शासक हो गया। यानी कल्याण चंद चतुर्थ के स्थान पर अब कोई और राजा बनेगा, ऐसा है कि नहीं? बोलो भाई। लेकिन उससे पहले समझना पड़ेगा, कल्याण चंद चतुर्थ का एक कवि था। कल्याण चंद चतुर्थ का एक कवि था जिसका नाम क्या था? कवि शिव। क्या था? कवि शिव। और इस कवि शिव ने कल्याण चंद पर एक ग्रंथ लिखा जिसे कहा गया कल्याण चंद्रोदय। क्या कहा गया बेटा? चंद्रोदय का। ठीक है, बोलो समझ रहे हो नहीं? अब पेपर में प्रश्न आएगा कल्याण चंद्रोदय की, कल्याण चंद्रोदय या कल्याण चंद्रोदय की रचना किसने की? कवि शिव ने। पूछा जाएगा किस युद्ध में गढ़ कुमाऊं की संयुक्त सेना ने भाग लिया? किसके समय भाग लिया था? बोलो भाई। दूनागिरी के युद्ध में। अच्छा, किस युद्ध की कौन कौन थे उस समय? तो जो है कल्याण चंद चतुर्थ सेना थी। किसके साथ युद्ध हुआ था? तो रोहेलखंड में रोहेला सरदार अली मोहम्मद शाह के विरुद्ध जो है वो युद्ध लड़ा गया था। तो ये सारा का सारा जो है कहानी है कल्याण चंद चतुर्थ। एक इसके बारे में एक बात और है कि इसने एक महल का निर्माण किया जिसे हम चौमहल या चौमल्ला महल के नाम से जाना जाता है।
चौमहल, या फिर एक और नाम है इसका, उसका नाम है चौमल्ला महल। इसने इसका भी निर्माण किया था। कल्याण चंद्र चतुर्थ का एक बहुत फेमस मंत्री था, जरा सुनना। इस फेमस मंत्री का जो नाम था वो था शिवदेव जोशी। क्या नाम था बेटा? शिवदेव जोशी। ये इसका फेमस मंत्री। जब ये मरने लगा, जब इसका बुढ़ापा आ गया, कई लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में कल्याण चंद्र जो था वो अंधा हो गया था और फिर बाद में ऐसे ही मर गया। तो जब ये मरने लगा तो उसने अपने मंत्री शिवदेव जोशी को आज्ञा दी कि वो मेरा जो छोटा बेटा, अवयस्क बेटा है, उसको जो है कुमाऊं की गद्दी पर बैठाना और तू उसका संरक्षक बनना। और इस कल्याण चंद्र के जो बेटे का नाम था, उसका नाम क्या था बेटा? दिलीप चंद्र। क्या नाम था? दिलीप चंद्र। समझ रहे कि नहीं? दिलीप चंद नहीं, दीप चंद। तुम दिलीप क्यों बोल रहे हो भाई? उसका नाम था दीप चंद। क्या नाम था बेटा? समझे? तो ये प्रसिद्ध राजा है। अब जो अगला राजा बनेगा उसका नाम होगा दीपचंद। क्या नाम होगा? दीपचंद। आइए अब अगले राजा पर आते हैं। तो आपके पास प्रश्न आएगा, चौमल्ले महल का निर्माण किसने किया? आप उत्तर क्या दोगे? कल्याण चंद्र चतुर्थ ने। आपके पास आएगा, कल्याण चंद्रोदय किसने लिखी? तो उत्तर क्या दोगे? कवि शिव ने लिखी, है ना? तो इस तरीके से भी आपके पास प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगले जो राजा है उनका नाम है दीपचंद। क्या नाम है बेटा? अगले राजा। समय बताओ जरा दीपचंद का। मैं कहा डाला? 1748 से 1777 ये इनका समय पीरियड रहा। शासक का नाम है दीपचंद, अवयस्क शासक है। और इसका जो संरक्षक बनेगा, उस संरक्षक का नाम अभी हमने बोल दिया, वो है शिवदेव जोशी। क्या नाम है बेटा? शिवदेव जोशी। ये इसका संरक्षक। अब ये संरक्षक रहा लंबे समय तक। कुमाऊं में शिवदेव जोशी को कहा जाता है कि ये कुमाऊं का बैरम खां है। एक बहुत बड़े इतिहासकारों उन्होंने कहा कि ये कुमाऊं का बैरम खां है। बैरम खां क्यों कहा? जिस तरीके से कि अकबर के जो संरक्षक थे वो बैरम खां थे, उसी तरीके से दीपचंद के संरक्षक शिवदेव जोशी। मगर दीपचंद की तुलना अकबर से करना ये तो बेईमानी होगी। शासक बन गया दीपचंद, नाम मात्र का शासक था। सारी पावर जो थी वो शिवदेव जोशी के पास थी। समझ रहे हो? कोई दिक्कत है बताओ? नाम मात्र का शासक है शिवदेव जोशी और सारी की सारी पावर जो है, सॉरी, नाम मात्र का शासक है दीपचंद और सारी पावर है शिवदेव जोशी के पास। एक बात, एक एक बात को समझो। अब आगे देखो जरा। तुम अगर इसको हल्के में लोगे, जैसा तुम्हारी अभी एक्सप्रेशन में देख रहा हूं, तो तुम्हारे लिए नुकसानदेह, हमारे लिए नहीं। इस बात को समझ रहा है। ये आगे तुम्हें प्रॉब्लम करेंगे, मुझे नहीं करेंगे। लेकिन तुम्हारे एक्सप्रेशन ऐसे होने चाहिए कि चीजों को आप जोश के साथ समझो चीजों को। तो संरक्षक बने शिवदेव जोशी। ये नाम मात्र का राजा है। बाद में बेचारे की शादी हो जाती है और शादी होती है, उस पत्नी का नाम है श्रृंगार मंजरी। क्या नाम है बेटा? पत्नी का नाम है श्रृंगार मंजरी। ये इसकी पत्नी है। पत्नी का नाम क्यों कह रहा हूं बताऊंगा थोड़ी देर में, समझ रहा हूं। लेकिन समझ तो ध्यान रखना कि श्रृंगार मंजरी जो है वो दीपचंद की पत्नी। एक्चुअली होता यह है कि जो शिवदेव जोशी है, इधर काशीपुर में एक विद्रोह को दबाने के दौरान मारा जाता है। समझना, एक विद्रोह को दबाने के दौरान शिवदेव जोशी मारा जाता है। और शिवदेव जोशी जब मारा गया तो उसके बाद शिवदेव जोशी क्या था? दीपचंद का प्रधानमंत्री था, वजीर आप इसे बोल सकते, प्रधानमंत्री था मुख्य रूप से। मगर जब शिवदेव जोशी मर गया तो उसके स्थान पर जो है अब जो दीवान बनना था, उस बंदे का नाम था मोहन सिंह रौतेला। अब तुम सोच रहे सर मोहन सिंह रौतेला कहां से आया, इसमें क्यों बनना था दीवान? एक्चुअली दीवान जो मुख्य रूप से बनना था शिवदेव जोशी के बेटे को बनना था और उनका नाम था हर्षदेव जोशी। मगर जो है ये श्रृंगार मंजरी जो थी, ये पत्नी जो है, उसका रिश्तेदार था मोहन सिंह रौतेला। और इस मोहन सिंह रौतेला ने क्या कहा? बोला भाई मेरे को प्रधानमंत्री बनाओ। समझ रहे कि नहीं? अब उसी बीच पर आपस में वहां हर्षदेव जोशी और मोहन सिंह के बीच में आपस में लड़ाई झगड़ा होने लग गया। इस मुन मटाव के बीच में मोहन सिंह रौतेला ने क्या करा कि दीपचंद की हत्या कर दी। समझ रहे? किसकी? दीपचंद की हत्या कर दी सीराकोट में, और उसके दोनों पुत्रों की भी हत्या कर दी। और इन दोनों पुत्रों की हत्या करके और 1777 में, यानी दीपचंद भी मार दिया और उसके दोनों पुत्र भी मार दिए। और ये जो मोहन सिंह रौतेला था वो कुमाऊं का शासक बन गया 1777 में, और राजा का नाम हो गया मोहन चंद। नेक्स्ट राजा कौन होगा? समझ रहे कि नहीं? देखो, प्रधानमंत्री बनना था मोहन सिंह रौतेला ने,
जब उधर से शिवदेव जोशी का बेटा हर्षदेव जोशी लड़ाई करने लग गया, उसने कहा भाई मुझे बनना है, उन दोनों के भी लड़ाई झगड़े के बीच में मोहन सिंह रौतेला तेज निकल गया, उसने दीपचंद और उसने दोनों बेटों की हत्या कर दी। और जब दोनों बेटों की हत्या करके प्लस दीपचंद को भी मार दिया और स्वयं को मोहन सिंह जो रौतेला था उसने खुद को मोहन चंद के नाम से कुमाऊं की गद्दी पर स्थापित कर दिया। यानी नेक्स्ट राजा जो बनने वाला है उसका नाम क्या है बेटा, समझ रहे कि नहीं। एक चीज और दीपचंद के बारे में, इतिहासकार दीपचंद को गूंगा शासक कहते हैं। क्या कहते हैं, गूंगा शासक, मैंने बोला कुछ नहीं, कहां से बोलना था कुछ, सारी पावर तो शिवदेव जोशी के पास थी। तो आपके पास ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कुमाऊं का जो गूंगा शासक है वो किसे कहा जाता है, समझ रहे हो, किसे बोलते गूंगा शासक। एक और काम क्या हुआ, थोड़ा सा एक समझना, थोड़ा सा एक चीज जो मैं कि मिस कर रहा हूं उस पर भी जरा आते हैं। हिंदुस्तान के इतिहास के जितने भी बड़े बड़े युद्ध हुए उस दौर में कुमाऊं का शासक दीपचंद था। जैसे बक्सर का युद्ध, जैसे पानीपत का तृतीय युद्ध, समझ रहे हो, उस दौरान जैसे प्लासी का युद्ध, उस दौरान दीपचंद ही कुमाऊं का शासक था। अब मैंने अभी 3 युद्धों की बात करी, उनमें से एक युद्ध हुआ था 1761 में और इस युद्ध का नाम था पानीपत का तृतीय युद्ध। क्या था इस युद्ध का नाम, पानीपत का कौन सा युद्ध, थर्ड युद्ध, तृतीय युद्ध। और इस युद्ध में हिंदुस्तान की 2 बड़ी पावर लड़ रही थी। एक तरफ था अफगान से आया हुआ एक लुटेरा जिसका नाम था अहमद शाह अब्दाली। क्या नाम था, ये अफगानी लुटेरा था, इसका नाम था अहमद शाह अब्दाली। और दूसरी तरफ जो युद्ध में लड़ रहे थे वो थे मराठी। कौन थे, मराठी, समझ रहे। अब दिल्ली पर उस समय जब यहां जो है, जरा समझना, जब यहां शासक जो है वो दीपचंद है, जब यहां शासक दीपचंद है, यहां नहीं, यहां नहीं, यहां, जब यहां शासक दीपचंद है, तब दिल्ली में जो राज कर रहा था उनका नाम था शाह आलम द्वितीय। क्या नाम था, शाह आलम द्वितीय, दिल्ली में शासन कर रहे थे, यानी ये मुगल सम्राट थे। उत्तर मुगल काल कोई पावरफुल शासक नहीं। और 1761 में पानीपत के थर्ड युद्ध में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में आपस में लड़ाई हो गई। शाह आलम द्वितीय ने साथ दिया अहमद शाह अब्दाली का। किसका साथ दिया, शाह आलम द्वितीय ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। यानी ये कौन था, अफगान सेनापति नहीं, अफगान लुटेरा था, आप ये समझ, आक्रमणकारी था, इसका साथ दिया। तो शाह आलम के कहने पर दीपचंद ने एक सेना भेजी थी अहमद शाह अब्दाली के पक्ष में, यानी मराठों के विरुद्ध एक सैनिक टुकड़ी भेजी। किसने, दीपचंद ने, समझ रहे हो कि नहीं। किसके कहने पर, शाह आलम द्वितीय के कहने पर। किस युद्ध में, 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध में। और किसके पक्ष में भेजी थी, अफगान जो लुटेरा था अहमद शाह अब्दाली के पक्ष में, और इधर जो विपक्ष में मराठे, यानी इनके विरुद्ध और इनके पक्ष में। और इस टुकड़ी का जो नेतृत्व कर रहा था उनका नाम था बीरबल सिंह नेगी। क्या नाम था, आपको ये समझ में आया, बोलो भाई। ये पूछा जा सकता है कि किस राजा ने पानीपत के तृतीय युद्ध में अपनी एक सैनिक टुकड़ी भेजी थी, तो उत्तर आएगा दीपचंद। अब इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि दीपचंद किस तरीके से उसकी मृत्यु हो गई। अब दीपचंद मर गया और जो है उसकी पत्नी श्रृंगार मंजरी का जो है, जो रिश्तेदार है मोहन सिंह रौतेला, अब वो गद्दी पर बैठ गया और उसका नाम है मोहनचंद। क्या नाम है बेटा, मोहनचंद। यानी मोहन सिंह रौतेला अब गद्दी पर बैठा मोहनचंद के नाम से। और इसका जो समय पीरियड होगा वो होगा 1777 से और 1779। समझ रहे हो, बोले भाई। अब गए गद्दी पर मोहनचंद के साथ अब जिसकी सबसे ज्यादा दुश्मनाई होगी वो होगा शिवचंद का बेटा, यानी शिवदेव जोशी का बेटा। समझना, शिवदेव जोशी का बेटा हर्षदेव जोशी। क्यों, क्योंकि उसे ये लगता था कि भाई मुझे गद्दी पर बैठना था, मुझे क्या बनना था, मुझे प्रधानमंत्री बनना था, मगर प्रधानमंत्री ये बना, बाद में खुद को ही राजा बना दिया। एक दूसरा, एक चीज ने देखा कि इसके पिताजी का जो राजा बनाया हुआ बंदा था दीपचंद, जिसके समय इसकी हत्या कर दी गई, तो इसके मन में लगातार जो है वो विद्रोह का भाव उठ रहा है। ठीक है कि नहीं। अच्छा, इस समय आप देखोगे मोहनचंद के समय यहाँ नीचे जो तराई का हिस्सा है, इस हिस्से पर लुटेरे आक्रमणकारी लगातार आक्रमण कर रहे। इसलिए आप अगर उत्तराखंड के तराई हिस्से में इस समय देखोगे तो किसान अपनी रक्षा में, क्योंकि राजा तो है नहीं,
राजा तो ऐसे नकली सकली बैठे हुए, बकवास बैठे हुए, इसलिए किसान अपनी रक्षा के लिए हथियार उठा देंगे। तो यहाँ पे आपका वैसे किसानों की उत्पत्ति होगी जो स्वयं की रक्षा खुद करने के लिए सैनिक रूप ले लेंगे और अपना हथियार उठाने लग जाएंगे। एक अलग संस्कृति यहाँ पे बनेगी, लड़ाकू संस्कृति। अब हर्षदेव जोशी लगातार कोशिश कर रहा है कि कैसे भी करके मोहनचंद को गद्दी से हटा दिया जाए। यानी अब राजनीतिक व्यवस्था कुमाऊं की बदल गई और कुमाऊं में अब दीपचंद की जगह जो राजा आया चंद वंश में, उसका नाम क्या है बेटा? मोहनचंद, है ना, शासक मोहनचंद। और यहाँ गढ़वाल में जब मोहनचंद कुमाऊं की गद्दी पर है, तब यहाँ गढ़वाल में एक प्रसिद्ध राजा बनेगा जिसका नाम है ललित कुमार शाह। क्या नाम है बेटा? समझ रहे हो कि नहीं? ये गद्दी पर बैठेगा और यहाँ मोहनचंद है, लेकिन इसका दुश्मन यहीं बैठा हुआ है जिसका नाम है हर्षदेव जोशी। अब यहाँ पर क्या है कि एक तो वो मोहनचंद जो है वो राजशाही खानदान का नहीं है, वो कोई रौतेला वो चंद बन गया है। और हर्षदेव जोशी कह रहा है कि भाई अभी जो है कुमाऊं में परिस्थितियां ठीक नहीं है, बहुत बुरे हाल है। इस स्थिति का फायदा उठाने के लिए ये यहां से हर्षदेव जोशी ने, किसने बेटा? हर्षदेव जोशी ने एक बंदे को बुलाया गढ़वाल से जिसका नाम है ललित कुमार शाह, और उसे कहा भाई कुमाऊं की स्थिति ठीक नहीं है, तुम एक काम करो, ऐसे समय में कुमाऊं पर आक्रमण करो और इस मोहनचंद को मार भगाओ और यहाँ कुमाऊं की गद्दी पर भी बैठ जाओ, यानी अपना राज्य गढ़वाल से लेकर के कुमाऊं तक फैला दो। ये सलाह दी हर्षदेव जोशी ने ललित कुमार शाह। क्लियर? ये सलाह जब दी तो ललित कुमार शाह मान गए और ललित कुमार शाह पूरी सेना के साथ जो है उन्होंने कुमाऊं पर आक्रमण किया। और जो ये आक्रमण हुआ वो उन्होंने किया 1779 में। कब क्या बेटा? 1779 में ये उन्होंने आक्रमण किया। और 1779 में जो आक्रमण किया उन्होंने कुमाऊं में, वो युद्ध हुआ मोहनचंद और ललित कुमार शाह के बीच में। और इस युद्ध का नाम था, जोर से बोलो, बग्वाली पोखर का युद्ध। कौन सा? बग्वाली पोखर का युद्ध। और इस युद्ध में मोहनचंद हार गया और भाग गया। कई लोग कहते हैं मार दिया गया, कई कहते हैं भाग गया, और मोहनचंद भाग गया। अब जो है ललित कुमार शाह कुमाऊं की गद्दी पर बैठ जाएंगे। अब वो तो गढ़वाल के राजा है, वो कुमाऊं में कैसे बैठ जाएंगे, है या नहीं? तो वो क्या करेंगे कि मोहनचंद जो था, इस बंदा तो भाग गया, उसके बाद कुमाऊं की गद्दी खाली हो गई। और वो क्या करेंगे 1779 में अपने बेटे प्रद्युम्न शाह, उनके बेटे का नाम क्या था? प्रद्युम्न शाह, इसको कुमाऊं की गद्दी पर बैठाएंगे। लेकिन जनता के साथ एक टच बना रहे, अच्छा उनके साथ सिस्टम बना रहे, तो वो प्रद्युम्न शाह को शाह के नाम से नहीं, वो किस नाम से कुमाऊं पर बैठाएंगे? वो प्रद्युम्न चंद के नाम से कुमाऊं पर बैठाएंगे, जो कि दीपचंद का प्रतिनिधि माना जाएगा। यानी इस दीपचंद के प्रतिनिधि के रूप में प्रद्युम्न चंद को कुमाऊं की गद्दी पर बैठाया जाएगा। और प्रद्युम्न शाह कुमाऊं में 1779 से लेकर के और 86 तक राज करेंगे, बाद में गढ़वाल में आ जाएंगे। समझ रहे? प्रश्न आएगा बग्वाली पोखर का युद्ध कब हुआ, किस किस के बीच में हुआ, वो प्रथम गढ़वाल के शासक कौन थे जिन्होंने कुमाऊं पर अपना शासन किया? प्रद्युम्न चंद के बारे में पूछा जा सकता है, प्लस जो है ललित कुमार शाह के बारे में पूछा जा सकता है। वापस आ रहे थे क्या नाम इनका, ललित कुमार शाह, मलेरिया हो गया और मर गए रास्ते में। वो खैर कहानी मैं आपको पवारों में पढ़ा चुका हूं। अब जो है कुमाऊं की गद्दी पर प्रद्युम्न चंद बैठ गए हैं, जो कि गढ़वाल के राजकुमार हैं, ललित कुमार शाह के बेटे हैं। 86 तक राज करेंगे। यानी कल हम जो राजा पढ़ने वाले हैं उनका नाम है प्रद्युम्न शाह। क्लियर? कोई दिक्कत है बताओ? तो ये आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में, यानी कल जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम चंद वंश का अंतिम वीडियो होगा शासन का, फिर हम चंद प्रशासन पर आएंगे, वो एक अलग बात है, लेकिन चंद शासन का वो अंतिम वीडियो होगा, कल का वीडियो। ठीक है? तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। हाँ, जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, प्लीज वो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।